हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्रिक्शन का दूसरा पार्ट लेके आए हैं जिसमें मैं डिफाइन करूंगा आज दैट व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, काइनेटिक फ्रिक्शंस क्या होते हैं एंड सो ऑन। ऐसे मैं डिस्कस करने वाला हूं आज। तो हम पहले टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पे जाएंगे। आज जो फ्रिक्शन के टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं उस फ्रिक्शन का नाम है एक्सटर्नल फ्रिक्शन। हमारे पास दो टाइप्स के फ्रिक्शंस होती है। याद रहे, जब ब्रॉड क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस होती है। एक को हम इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन, और जो दूसरी टाइप की फ्रिक्शन होती है बेटा उसको हम एक्सटर्नल फ्रिक्शन का नाम देते हैं। ठीक है ना। एक फ्रिक्शन हमारे पास इंटरनल होती है और दूसरी फ्रिक्शन हमारे पास क्या होती है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन। ये इंटरनल फ्रिक्शन जो है ये आपको लिक्विड्स में मिलती है, ठीक है ना। बल्कि मैं ये कहूंगा कि लिक्विड लेयर्स के बीच में मिलती है। जब एक लिक्विड फ्लो होता है तो लिक्विड्स में बेसिकली लेयर्स या लिक्विड को बेसिकली जब देखा जाता है, व्यू किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, उसको इन टर्म्स ऑफ लेयर्स ऑब्जर्व किया जाता है। और जब एक लिक्विड चलता है तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड या मूव करती है। मतलब ये हमारे पास एक लेयर है, ऊपर इसके ऊपर और एक लेयर स्लाइड होती है, और इन दोनों लेयर्स की वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं होती, वो डिफरेंट होती है। या हम ये बोल सकते हैं दैट इन दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट हो जाती है। और जब इन दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट हो जाती है तो वहां पे भी एक वैसा ही फिनोमेना एग्जिस्ट होता है जैसा हमने दो सरफेसेस के बीच में फिनोमेना डिस्कस किया था। ठीक है ना। और यहां पे भी उसको बेसिकली एक फ्रिक्शन की नजर से देखा जाता है, लेकिन लिक्विड्स में हम उसी फ्रिक्शन को विस्कोसिटी का नाम देते हैं। वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। कहां पे, लिक्विड्स में। तो कौन सी फ्रिक्शन होगी वो, तो हमारे पास दो टाइप्स की फ्रिक्शंस होगी, इंटरनल फ्रिक्शन एंड एक्सटर्नल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन का वर्ड हम यूज तब करेंगे जब हम लिक्विड्स के साथ डील करेंगे, और ये इंटरनल फ्रिक्शन इसलिए कि किसी भी दो लेयर्स के बीच में होगी जब भी एक लिक्विड फ्लो करेगा। जब लिक्विड चलेगा उसके लेयर्स के बीच में क्या होगी, उसके लेयर्स के बीच में एक रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट होगी, जिसकी वजह से वहां पे फ्रिक्शन का फिनोमेना एग्जिस्ट होगा। लेकिन उस फ्रिक्शन के फिनोमेना को हम लिक्विड्स में क्या नाम देते हैं बेटा, विस्कोसिटी नाम देते हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड्स को छोड़ के सॉलिड सरफेसेस की बात करेंगे तो सॉलिड सरफेसेस में इस फ्रिक्शन को एक्सटर्नल फ्रिक्शन का नाम दिया जाता है। मतलब अगर एक सरफेस, एक सॉलिड सरफेस दूसरी सॉलिड सरफेस के ऊपर मूव कर रही है या मूव करना चाहती है, और वहां पे जो फोर्स एग्जिस्ट होता है इस मोशन को रोकने के लिए, जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, वहां पे जो इंटरनल फोर्स एग्जिस्ट होता है इस मोशन को रोकने के लिए, जिसका हमने नाम फ्रिक्शन दिया। लेकिन उसका असल में बेसिकली जब हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं, इस टाइप ऑफ फ्रिक्शन को हम एक्सटर्नल फ्रिक्शन बोलते हैं। तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन हम सॉलिड्स में यूज करेंगे और इंटरनल फ्रिक्शन हम लिक्विड्स में यूज करेंगे। और ये इंटरनल फ्रिक्शन जो लिक्विड्स में हम पढ़ेंगे उसका हम नाम देंगे वहां पे विस्कोसिटी, और यहां पे जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है वो सिंपली फ्रिक्शन कहलाएगी, या उसे सिंपली हम पढ़ेंगे एज फ्रिक्शन। अब तो अगर हम टाइप्स को फर्दर क्लासिफाई करें, एक्सटर्नल फ्रिक्शन अगर हम डिस्कस करें, क्योंकि हम यहां पे बॉडीज के साथ डील कर रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन में हम लॉज पढ़ रहे हैं, यहां पे हम रियल बॉडीज के साथ डील कर रहे हैं, तो यहां पे हम सॉलिड्स के साथ डील कर रहे हैं, सरफेस के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है ना। इसलिए यहां पे हम इंटरनल फ्रिक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, यहां पे हम एक्सटर्नल फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। और एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो है इसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। एक्सटर्नल फ्रिक्शन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। इसके दो टाइप्स होते हैं। नंबर एक टाइप को कहा जाता है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, और नंबर दो जो है उसको कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमारे पास एक्सटर्नल फ्रिक्शन के दो टाइप्स होंगे, एक तो स्टैटिक होगा और दूसरा काइनेटिक होगा। ठीक है ना। तो अगर हम फ्रिक्शन की क्लासिफिकेशन की बात करें, फ्रिक्शन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज
जब हम इसको ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं एज इंटरनल फ्रिक्शन एंड एक्सटर्नल फ्रिक्शन, ठीक है, इसको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं एज इंटरनल फ्रिक्शन एंड बोलो एक्सटर्नल फ्रिक्शन। वेरी गुड, एक्सटर्नल फ्रिक्शन। अब देखो, ठीक है, द इंटरनल फ्रिक्शन, जो इंटरनल फ्रिक्शन होती है वो किन के बीच में होती है, जरा बोलो। द इंटरनल फ्रिक्शन एग्जिस्ट, हाँ बोलो, किसके बीच में? बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ लिक्विड, लेकिन वो लिक्विड किस में होना चाहिए? इन मोशन, ठीक है। जब लिक्विड मोशन में होगा उसके लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन पाई जाएगी उसको हम इंटरनल फ्रिक्शन का नाम देते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज, जिसको हम कहते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज, जिसको हम विस्कोसिटी के नाम से भी जानते हैं। हाँ, उसको हम विस्कोसिटी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, उसके बाद द एक्सटर्नल फ्रिक्शन, जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन होती है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन बोलो किन के बीच में एग्जिस्ट होती है? एग्जिस्ट्स बिटवीन, बोलो, क्या लिक्विड सरफेस के बीच में कि सॉलिड सरफेस के बीच में? सर ये तो सॉलिड सरफेस के बीच में एग्जिस्ट होगी। एक्सटर्नल फ्रिक्शन एग्जिस्ट्स बिटवीन एनी टू, हाँ बोलो, सॉलिड सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, सॉलिड सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जब दो सॉलिड सरफेसेस कॉन्टैक्ट में आ जाएगी तो इनके बीच में एक्सटर्नल फ्रिक्शन एग्जिस्ट हो सकती है। अब इस एक्सटर्नल फ्रिक्शन के दो टाइप्स हम निकालेंगे। द एक्सटर्नल फ्रिक्शन इज फर्दर डिवाइडेड एज, बोलो कौन कौन सा डिवीजन है? डिवाइडेड एज, नंबर 1, हाँ बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन। एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसमें आएगी, नंबर 2 इसमें क्या आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन। और इस काइनेटिक फ्रिक्शन को आप देखोगे, इसका और एक नाम भी लिखा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायनामिक फ्रिक्शन। इसको हम डायनामिक फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो हम पहुंच गए स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन पे, जो हमारा बेसिक लेक्चर आज का है। दैट फ्रिक्शन इज फर्दर क्लासिफाइड एज, हाँ क्या क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड सेकंड क्लासिफिकेशन इज काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन, ठीक है। इसको हम फर्दर फिर आगे क्लासिफाई करेंगे एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, और इसमें हम और एक फ्रिक्शन लाएंगे जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम देंगे। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा दैट व्हाट इज बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन, what is kinetic friction or dynamic friction, what are the coefficients of static friction, and what are the coefficient of kinetic friction. See, static friction क्या होती है? अगर आप वर्ड को देखोगे, static का मतलब है at rest और friction का मतलब हो गया friction। तो मुझे लगता है कि static friction का वर्ड बताता है कि ये फ्रिक्शन उन बॉडीज के बीच में होगी। अच्छा, मोर प्रॉपरली क्या कहेंगे? ये फ्रिक्शन उन सरफेसेस के बीच में एग्जिस्ट होगी। कौन सी फ्रिक्शन? ये सर, कौन? स्टैटिक फ्रिक्शन उन सरफेसेस के बीच में होगी जो सरफेसेस स्टैटिक होंगी, मतलब जो सरफेसेस एट रेस्ट होंगी, ठीक है ना। और काइनेटिक खुद ही बताता है, आपको काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट याद होगा। बोलो, काइनेटिक एनर्जी कब होती है बॉडी की? क्या जब वो रेस्ट में होती है कि चलती है? चलती है। गुड। इसका मतलब यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट होगा कि ये वो फ्रिक्शन है जो तब आप देख पाओगे, महसूस कर पाओगे, फील कर पाओगे जब बॉडीज के बीच में एक्चुअल मोशन होगी। ये तब होगी जब बॉडीज के बीच में मोशन नहीं होगी। अच्छा सर, हम तो कंफ्यूज हो गए, क्या रेस्ट में भी बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन होती है कि जब वो सिर्फ चलेंगे? देखते हैं क्या होगा, क्योंकि सर आपने तो कहा जब बॉडी चलेगी, मूव होगी या टेंडेंसी टू मूव होगी। हाँ, ये वर्ड जो टेंडेंसी टू मूव है उसी की बात कर रहा हूं मैं। देखो, हमने फॉर एग्जाम्पल एक टेबल लिया है और इस पे मैंने एक बुक रखी है या एक बॉक्स रखा है, ठीक है ना। अब आप देखोगे दैट ये बॉक्स रेस्ट में है, ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा,
इसकी वेलोसिटी 0 के बराबर है। मैंने क्या किया, मैंने इस पे एक फोर्स लगाया, लेकिन ये बॉक्स बहुत भारी है, इसमें पत्थर भरे हुए, स्टोन्स भरे हुए, आई सपोज मैंने इस पे एक फोर्स एग्जर्ट किया, बोलो बॉक्स चलेगा? नहीं सर, बॉक्स तो नहीं चला। लेकिन मेरा फोर्स गया कहां? मेरा फोर्स गया कहां? मैंने जो फोर्स एग्जर्ट किया उसका तो इफेक्ट ही नहीं है, वो फोर्स गया कहां? दैट्स द क्वेश्चन। मैंने 10 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट किया सपोज, लेकिन ये बॉक्स मूव नहीं हुआ। सर इसका मतलब आपका 10 न्यूटन का फोर्स जाया हो गया या वो डिसअपियर हो गया? नहीं। बेसिकली क्या होता है, जब आप इस बॉक्स को मूव कराना चाहते हो, इस बॉक्स की रफनेसेस और इस सरफेस की रफनेसेस के बीच में, इंटरलॉकिंग्स के बीच में बॉन्ड बना होता है। इसकी रफनेस और इसकी रफनेस आपस में फिक्स हो गई होती है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप उसको देख लीजिए। ये रफनेसेस किसकी है? ये टेबल की रफनेस है। ये रफनेस किसकी है बेटा? ये सर बॉक्स की रफनेस हम मान के चलेंगे। ये बॉक्स हमारे पास है, ये मैंने उसकी रफनेस मान के चली। तो जब आपने बॉक्स को टेबल पे रखा तो ये रफनेसेस जो है आपस में लॉक हो गई। तो इनको चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? अब सर हमें तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, है कि नहीं? अब देखो क्या होगा, आपने फोर्स एग्जर्ट किया, लेकिन ये फोर्स इतना कम था कि ये इन रफनेसेस को तोड़ नहीं पाया। सर लेकिन गया कहां? अगर एज पर वेक्टर्स देखेंगे तो गया कहां फोर्स? हां, आपने 10 न्यूटन का फोर्स इधर से एग्जर्ट किया, इसका मतलब यहां सरफेसेस के बीच में भी कोई ऐसा फोर्स, इन इंटरलॉकिंग्स की वजह से इन दो सरफेसेस के बीच में भी कोई ऐसा फोर्स होना चाहिए जो मेरे 10 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है, और ये बॉडी आगे नहीं चल रही है कि नहीं? देखो मुझे बताओ, मैंने इस पे एक फोर्स एग्जर्ट किया, 10 न्यूटन का फोर्स, बॉडी मूव नहीं हुई। बोलो बॉडी पे नेट फोर्स कितना होगा? सर 0 होगा, क्योंकि बॉडी में एक्सेलरेशन ही नहीं है। जब तक एक्सेलरेशन नहीं होगी तो हम नहीं बोल सकते दैट नेट फोर्स बॉडी पे है। ए अगर 0 है तो एफ भी ऑटोमेटिकली 0 होगा। उससे क्या होता है कि आपने 10 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट किया, लेकिन एक्सेलरेशन है नहीं। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं हुई, इसका मतलब मेरे फोर्स या नेट फोर्स ऑन द बॉडी 0 के बराबर है। सर लेकिन हमने तो फोर्स एग्जर्ट किया। हां, हमने 10 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट किया, लेकिन सरफेस पे जो यहां पे रफनेसेस लॉक हुई है, इन्होंने भी 10 न्यूटन फोर्स पीछे की तरफ एग्जर्ट किया, जिसने मेरे फोर्स को बैलेंस किया, और इस पे नेट फोर्स कितना हुआ? 0। अब आपको पता है सरफेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? जरा बोलो। हमने तो पिछले वीडियो में देखा सर, हां, सरफेसेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स का नाम देते हैं। जिसकी डायरेक्शन आपको याद होगी, उसकी डायरेक्शन होती है टेंजेंट टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। अगर बॉडी आगे चलना चाहती है, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ इसको, हां बोलो, ड्रैग करेगा बॉडी को, ठीक है ना? लेकिन कहां से होगा? सर यहां से। क्यों? क्योंकि वहीं पे सर ये सरफेस फिनोमेना है, वहीं से तो इंटरलॉकिंग्स बनी, वहीं पे तो इंटरलॉकिंग्स बनी, वहीं पे तो बॉन्ड्स बने जिनको हमें तोड़ना होगा, जिनकी वजह से फ्रिक्शन हमारे सामने आती है। सो देयरफॉर इसलिए हमने क्या कहा? हमने कहा हां बॉडीज तो रेस्ट में है, लेकिन स्टिल हमारे पास फ्रिक्शन है। बॉडीज रेस्ट में है, बॉडीज दोनों रेस्ट में है, लेकिन स्टिल हमारे पास फ्रिक्शन है। लेकिन हम यहां पे क्या बोलते हैं? हम यहां पे बोलते हैं कि टेंडेंसी टू मूव होगी बॉडी की, मतलब बॉडी मूव करना चाहती है, क्योंकि हमने 10 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट किया, बॉडी मूव करना चाहती है, लेकिन ये इसको मूव नहीं होने देता। कौन? फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन दोनों बॉडीज किस में है? सर ये तो रेस्ट में है। इसलिए जो इस टाइम लगने वाला फ्रिक्शन होगा उसको हम क्या नाम देंगे? बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर मैं डेफिनेशन आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की बताऊं, दैट फ्रिक्शनल फोर्स विच एग्जिस्ट्स बिटवीन द टू बॉडीज, वो फ्रिक्शनल फोर्स जो दो बॉडीज की सरफेस के बीच में तब एग्जिस्ट होगा जब दोनों बॉडीज स्टैटिक होगी, जब दोनों बॉडीज रेस्ट में होगी, तो हम उसको स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम देंगे। अब देखो एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। लेट्स टेक एन एक्सपेरिमेंट हियर। देखो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट एक ब्लॉक है, ठीक है ना? आप देखो मैं फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूं, देखो ये देखो मैं फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूं, लेकिन ब्लॉक आगे नहीं चल रहा है।
इसका क्या मतलब है? सर हमने फोर्स एग्जर्ट किया, ब्लॉक आगे नहीं चला, इसका मतलब इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना है? 0 है। और सर आपका फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स ने खाया होगा, ठीक है ना, उसको उसने बैलेंस किया होगा। पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, मैंने इसी फोर्स को, इससे पहले मैंने एक उंगली से फोर्स लगाया था, अब मैं 2 उंगलियों से फोर्स लगा रहा हूं। देखो मैं फोर्स को इंक्रीज कर रहा हूं, आप यकीन मानो मैं फोर्स को इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, मैं फोर्स को इंक्रीज कर रहा हूं, लेकिन ये बॉडी फिर भी नहीं चलती। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है सर आपने पहले 10 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट किया, बॉडी नहीं चली, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसने वहां से 10 न्यूटन प्रोड्यूस किया। अरे है कि नहीं? उसने वहां से भी 10 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस किया, तभी हमारा 10 न्यूटन और वो 10 न्यूटन आपस में क्या हुए? बैलेंस हुए। सर फिर जब मैंने 2 उंगलियों से फोर्स लगाया, आई सपोज 10 न्यूटन के बदले में मैंने 15 न्यूटन फोर्स लगाया, लेकिन बॉडी फिर से, बोलो, बॉडी फिर से नहीं चली। उसका क्या मतलब है? सर बॉडी में फिर से नेट फोर्स 0 है। अच्छा उसका मतलब क्या है? सर उसका मतलब यह है इस टाइम फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन नहीं होगा, इस टाइम फ्रिक्शनल फोर्स भी 15 न्यूटन होगा, इसीलिए बॉडी आगे नहीं चली। सर क्या स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्सेस फिर वेरिएबल फोर्स है? हां, ये बेसिकली सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। कौन? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है, दिस इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, मींस ये अपने आप को उसी हिसाब से एडजस्ट करता है जिस हिसाब से इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा। आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, इसने अंदर से बनाया 10 न्यूटन, और मेरे फोर्स को क्या किया? बैलेंस किया। आपने फोर्स को 11 न्यूटन बनाया, इसने अंदर से भी 11 क्रिएट किया, स्टैटिक, क्योंकि बॉडीज आगे नहीं चल रही है, तो मेरा फोर्स बैलेंस हो गया। आपने लगाया 15, इसने भी 15 न्यूटन का फोर्स अंदर क्रिएट किया, और बॉडीज को फिर से रेस्ट में रखा। अच्छा सर इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये अपने आप को एडजस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल फोर्स। यस, लेकिन सर कब तक ये अपने आप को एडजस्ट करेगा? हां, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये कब तक अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा? हमने लगाया 10, इसने लगाया वहां से 10, हमने 15 लगाया, उसने वहां से 15 लगाया, है कि नहीं? लेकिन आई सपोज दैट हमने 16 लगाया, इसने भी वहां से 16 लगाया, बॉडी किस में? रेस्ट में। हमने 17 लगाया, लेकिन ये बॉडी रेस्ट में नहीं रही, बॉडी ने, हां बोलो, बॉडी ने चलना स्टार्ट किया। सर क्या इसका मतलब यह है कि यहां पे जो सरफेस इन कॉन्टैक्ट में फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है उसका मैक्सिमम वैल्यू 16 है? हां, 16 न्यूटन तक, सपोज 16 न्यूटन तक हमारा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को क्या करेगा? एडजस्ट करेगा। आप 1 न्यूटन लगाओगे, ये भी 1 न्यूटन बनेगा, 5 न्यूटन लगाओगे, ये 5 बनेगा, आप 15 लगाओ, ये 15 बनेगा, आप 16 लगाओ, ये भी 16 बनेगा। लेकिन सपोज अगर आपने 16 से ज्यादा लगाया, ये फ्रिक्शनल फोर्स हमारे एक्सटर्नल फोर्स को नहीं रोक पाता, और बॉडी को ये रेस्ट में नहीं रख पाता, और बॉडी आगे चलना स्टार्ट होती है। हम इस पॉइंट पे हैं। इसलिए जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, कौन सा वाला? ये सर, कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, और इसका एक मैक्सिमम वैल्यू भी होता है, जहां तक ये बॉडी को किस में रखता है? बोलो, रेस्ट में रखता है, जहां तक ये बॉडीज को स्टैटिक रखता है। और उसी मैक्सिमम वैल्यू को, अरे मैक्सिमम वैल्यू किसका? सर मैक्सिमम वैल्यू किसका? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसका? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज बेसिकली कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का नाम दिया जाता है। लिमिटिंग मींस इसका लिमिट कहां तक है, इसका हद कहां तक है, ये कहां तक हमारे एक्सटर्नल फोर्स को रोक पाएगा और बॉडी इसको किस में रखेगा? रेस्ट में रखेगा। तो इसलिए हमने कहा कि हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ये कांस्टेंट नहीं है। हां सर, ये कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये वैरी करेगा 0 से लेके मैक्सिमम तक, और इसके मैक्सिमम वैल्यू को कहा जाएगा, अरे तुम ही तो हो लिमिटिंग, बोलो, फ्रिक्शनल फोर्स। हां, इसलिए जब हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के डेफिनेशन लिखेंगे हम कहेंगे इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, बोलो, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। So maximum value of static frictional force is basically called as
लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखो, एक ही लेक्चर में हम दोनों टाइप्स को डिफाइन करेंगे। अब जब इसका लिमिट टूट गया, इसका बर्दाश्त खत्म हो गया, ठीक है ना, ये अब इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता एक्सटर्नल फोर्स को, और बॉडी ने चलना स्टार्ट किया। गुड, बॉडी ने चलना स्टार्ट किया। तो जब बॉडी चलना स्टार्ट करेगी, तब जो फ्रिक्शन लगने वाली है उसको क्या कहा जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। उसको कहा जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। तो जब बॉडी इज मोशन में आएगी, तब आप डिफाइन करोगे काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। जब बॉडी इज रेस्ट में ही रहेगी, तब हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को डिफाइन किया जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब सर इन दोनों में बड़ा कौन होता है? क्या बॉडी चलते वक्त ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है या रुकते वक्त? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या बॉडी जब रुकी होती है सरफेस पे, ठीक है, क्या ये तब ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करती है या जब बॉडी मोशन में होती है? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रहे। जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये कम होता है। जब बॉडी चलना स्टार्ट करती है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू विच फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? देखो, जब आपने एक बॉडी को दूसरी बॉडी के सरफेस पे रखा, तो इनके जो रेफरेंसेस है, इनको बहुत टाइम लगता है आपस में बॉन्ड बनाने में या जुड़ने में, ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होता है। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन में ये बनते हैं टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं। इनको ज्यादा टाइम नहीं मिलता अपनी जो रफनेसेस है वो लॉक करने के लिए या कोल्ड वेल्ट्स बनाने के लिए। इसलिए जब बॉडी चलती है तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, लेकिन जब बॉडी रुकी होती है तब इसके फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। सिंपल सी बात है, आप ये एक्सपेरिमेंटली देख पाओगे। आपके पास कोई रिक्शा है, ठीक है, उस पर बहुत सा सामान भरा हुआ है। आप जब इसको चलाना चाहते हो तो पहले आपको बहुत फोर्स लगाना है, ठीक है ना, बहुत फोर्स लगाना है इसको चलाने के लिए। लेकिन जब ये चलना स्टार्ट करेगा, फिर आप इसको थोड़ा सा भी अगर हाथ रखोगे तो ये चलते रहेगा, ये चलता रहेगा। एंड दैट्स व्हाई वी से दैट जब आपको इसको चलाना था, यू रिक्वायर मोर फोर्स, मींस वहां पे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स था। लेकिन जब इसने चलना स्टार्ट किया, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गई, तब उस काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कम था और आपने इस पे हाथ थोड़ा सा भी चलाया तो ये चलना स्टार्ट हुआ या ये चलता ही रह गया। एंड दैट्स व्हाई वी से जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, इट्स वैल्यू इज लार्जर देन विच फ्रिक्शन? हाँ, और डायनेमिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन से इसका वैल्यू ज्यादा होता है। अब इन्हीं फ्रिक्शंस को डिफाइन करने के लिए हम कुछ कोफिशिएंट्स डिफाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैं पहले इनकी डेफिनेशंस आपको नोट कराता हूं और आप नोट करते जाओगे दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन बताती है दैट व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज दैट फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक, चलो मैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन लिखता हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन तो फिनोमेना है, लेकिन बनता वहां पे कौन है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द फ्रिक्शनल फोर्स विच एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करेगा बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, between two surfaces in contact, बोलो कब? between two surfaces in contact when bodies are at rest, जब bodies रेस्ट में होगे और they have a tendency to move, उनके पास टेंडेंसी होगी मूव करने की, लेकिन वो अभी मूव नहीं हुए हैं, अभी वो रेस्ट में है, लेकिन वो चलना चाहते हैं और दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव, दे हैव अ टेंडेंसी टू। अच्छा, इसमें एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखने जरूरी है। जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, ओके, इज नोन एज
इज नोन एज, उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है ना? ठीक। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारे पास होता है, अब बोलो उसका क्या नेचर होता है? क्या वो कांस्टेंट फोर्स होता है कि वेरिएबल फोर्स होता है? सर दैट्स अ वेरिएबल फोर्स और उसकी वैल्यू 0 से मैक्सिमम तक जाती है। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स, ये एक वेरिएबल फोर्स होता है, चेंज होने वाला फोर्स होता है, whose value ranges from, whose value range, जिसकी वैल्यू रेंज करती है फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू 0 से मैक्सिमम तक रेंज करती है। ठीक है ना? तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स हुज वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। ठीक है ना? द मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसका बोलो बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज, हाँ इसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम देंगे, इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और याद रहे ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये हर कोई सरफेस के साथ में सेम नहीं होगा। मतलब आपके पास एक वुडन टेबल है, इसके ऊपर आपने एक रबर का कोई बैंड रखा हुआ है। ठीक है ना? तो अगर आप, या रबर का ब्लॉक रखा हुआ है, अगर आप इनके बीच में फ्रिक्शन देखोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन वो अलग होगी। अगर आप इस रबर ब्लॉक को रिप्लेस करोगे बाय मींस ऑफ वुड, वो अलग होगी। अगर आप उस वुड को रिप्लेस करोगे बाय मींस ऑफ ग्लास ब्लॉक, वो अलग होगी। इसका मतलब यह है कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये कांस्टेंट खुद भी नहीं होता। हां, दो सरफेस के बीच में ये कांस्टेंट होता है। मतलब अगर आप वुड, हाँ बोलो, अगर आप वुड लोगे, वुड का टेबल लोगे, ऊपर इसको क्या रखोगे? ऊपर इसको रबर का ब्लॉक रखोगे, तो ये वुड और रबर के ब्लॉक के बीच में अगर फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन है, तो ये हमेशा 10 न्यूटन होगा, चाहे ये सरफेस कितनी बड़ी हो, वुड की सरफेस कितनी बड़ी हो, रबर का ब्लॉक कितना भी बड़ा हो। लेकिन वो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, बिकॉज दैट डजंट डिपेंड ऑन द डायमेंशंस ऑफ, वो डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। वो बेसिकली लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो या फ्रिक्शनल फोर्स हो, वो डिपेंड करता है कई चीजों पे। लाइक व्हाट इज द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, उनका नेचर कैसा है, मतलब आपने किन सरफेसेस को रखा हुआ है, क्या उनके बीच में जो सरफेसेस जिनके बीच में आप ये काइनेटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन देखना चाहते हो, क्या ये दोनों सरफेसेस ड्राई है या वेट है, ये पॉलिश्ड है या नॉन पॉलिश्ड है, इनमें पॉलिश की गई है या नहीं की गई है, लुब्रिकेशन की गई है या नहीं की गई है। तो याद रहे बेसिकली जो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है, या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे, या फ्रिक्शन ओवरऑल फ्रिक्शन की बात करेंगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये कई चीजों पे डिपेंड करता है। किस किस चीज पे? पहले याद रहे ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता कि आपके पास कितनी बड़ी सरफेस है, ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है व्हाट इज द नेचर ऑफ सरफेसेस, कि आपने जो सरफेस ली है उनका नेचर क्या है, क्या ये दोनों वुड के हैं, क्या एक वुड का है दूसरा ग्लास का है, क्या दोनों ग्लास के हैं, तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। उसके बाद अगर हम अब नेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं, हमने एक वुड को लिया है और गिलास को लिया है, वुड और गिलास को हमने लिया है, अब ये फ्रिक्शन फिर से चेंज हो सकती है। कब? क्या ये दोनों ड्राई है या वेट है? अगर ड्राई है तो अलग फ्रिक्शन होगी, अगर वेट है तो अलग फ्रिक्शन होगी। ठीक। दूसरा, क्या इन दोनों सरफेसेस के बीच में कुछ पॉलिश की गई है या नॉन पॉलिश्ड है, मतलब इस पे कोई पॉलिश लगाई गई है, आपने जो वुड लिया है क्या वो पॉलिश्ड है कि नॉन पॉलिश्ड है, मतलब आपने जो वुड का टेबल लिया है क्या उसके ऊपर कलर किया गया है, पॉलिश की गई है या नहीं की गई है।
उस पर डिपेंड करेगा। अगर पॉलिश की गई है तो फ्रिक्शन वैरी होगी, नहीं की गई है तो फ्रिक्शन अलग होगी। अच्छा, तीसरा चीज कि इन दोनों का टेम्परेचर कितना है। हाँ, याद रहे फ्रिक्शन इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमेना। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है दैट इनके बीच में कितना टेम्परेचर आपने रखा हुआ है या इनके बीच में कितना टेम्परेचर एग्जिस्ट हो रहा है, उन चीजों पे ये डिपेंड करेगा। आप ये घर में भी देख सकते हो, ठीक है ना। आप एक एक्सपेरिमेंट करो, आपके पास दो शीशे अगर होंगे, ये मेरे पास एक शीशा है, छोटा सा शीशा, उसके ऊपर मैं और एक शीशा रख रहा हूं, ठीक है ना। फिर मैं क्या करूंगा, एक शीशे को दूसरे शीशे के ऊपर पहले ऐसे फोर्स एक्सर्ट करके स्लाइड करना चाहता हूं, लेकिन जब दोनों ये ड्राई है, जब ये मैंने किया उसके बाद मैंने एक शीशे को पानी में डुबो के फिर से उस पर रखा, आप देखोगे दैट इन दोनों केसेस में अलग अलग फ्रिक्शन आप फील करोगे। पहले केस में आप अलग फ्रिक्शन फील करोगे, दूसरे केस में आप अलग फ्रिक्शन फील करोगे। और आप ये देख सकते हो, आप घर में छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, फिर आप देख सकते हो दैट क्या फ्रिक्शन पानी लगाने से, शीशे के बीच में पानी लगाने से फ्रिक्शन का वैल्यू क्या इंक्रीज हुआ है या उनके बीच में फ्रिक्शन का वैल्यू डिक्रीज हुआ है। तो याद रहे, मैं ये पॉइंट लिखना चाहता हूं यहां पे दैट जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है या फ्रिक्शनल फोर्स जो है, मैं अब जनरलाइज करूंगा फ्रिक्शनल फोर्स को। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है बेटा, ये फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, क्या वो सरफेसेस ड्राई है या वेट है, पॉलिश्ड है या अनपॉलिश्ड है, और उनके बीच में टेम्परेचर कितना होगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। चलो हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स पे है। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स, ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन, किस पे बोलो, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, या चलो नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट लिखूंगा मैं, ठीक। ड्राइनेस और वेटनेस ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस, उनके बीच में ड्राइनेस या वेटनेस कितनी है सरफेसेस, ठीक है ना। तीसरा, पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड, सॉरी, पॉलिशिंग और अनपॉलिशिंग, क्या आपने पॉलिश किया है या नहीं, हम सिर्फ पॉलिशिंग लिखेंगे, पॉलिशिंग पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है ना। तीसरा, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ऑफ सरफेस। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना होगा। तो ये सारे लेक्चर में मुझे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है दैट आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए दैट जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है ये कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट पे, ये उनके ड्राइनेस और वेटनेस पे डिपेंड करेगा, ये पॉलिशिंग और टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए कि हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करने वाला है। ओके, अब इसी तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन हम डिफाइन करेंगे या डायनेमिक फ्रिक्शन। अच्छा, काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होती है, देखो, काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन, काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन, बोलो क्या होती है काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन ये होती है दैट वो फ्रिक्शनल फोर्स जो तब दो सरफेसेस के बीच में एग्जिस्ट होगा या दो सरफेस इन कॉन्टैक्ट बीच में एग्जिस्ट होगा जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करेगी, जब उनके बीच में रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट होगी। वहां पे टेंडेंसी थी कि वो मूव करना चाहती है, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे मूव करनी चाहिए। अगर मूव कर रही है तब काइनेटिक फ्रिक्शन है, अगर मूव करना चाहती है या रेस्ट में है तब स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो याद रहे, सो व्हाट इज काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। द फ्रिक्शनल फोर्स, वो फ्रिक्शनल फोर्स
which exist between any two surface in contact. Any two surface in contact कब? बोलो कब? Contact when one body moves on the surface of another body. Surface of another body. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर मूव करेगी तब जो फ्रिक्शन हमें मिलेगी वो काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन होगी. ठीक है ना. तो वहां पे बॉडीज रेस्ट में है, यहां पे बॉडीज किस में है? यहां पे बॉडीज मोशन में है. अब इनके कोफिशिएंट्स हम डिफाइन करेंगे. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है और उतना इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. ये आप आराम से समझ पाओगे कि व्हाट इज बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन हम कहेंगे. देखो बेटा, तो कोफिशिएंट हम डिफाइन कैसे करेंगे? देखा गया दैट जो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन है ये एक इंपॉर्टेंट चीज पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है ये. दैट्स कॉल्ड अ नॉर्मल रिएक्शन. सर कैसे? हां देखो, हमने क्या किया, हमारे पास एक बॉडी यहां पे है, कुछ ऐसे टेबल पे हमने बॉडी रखी. तो आपको पता है कि इस पे लगने वाले फोर्स कितने होंगे? सर इस पे लगने वाले फोर्स 2 होंगे, mg, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होगा, है कि नहीं? अब जरा समझो, एक बात को समझो. देखो एक्सपेरिमेंट है ये, सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये. हम 2 केसेस लेंगे. एक केस यहां पे लेंगे, हमारे पास जो बॉडी यहां पे है उसका मास 100 किलोग्राम है. ठीक. हमारे पास दूसरी सिचुएशन ये है दैट हमारे पास और एक बॉडी यहां पे है, ठीक है ना. इसका मास फॉर एग्जांपल 1 kg है, 1 किलो की बॉडी है. इसका mg हम फॉर एग्जांपल, इसका mg ये है m-g और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ n- है. अब अगर आपको कहा जाए दैट इन बॉडीज को हमें मूव कराना है, हमें इस 100 kg बॉडी को भी मूव कराना है, हमें इस 1 kg बॉडी को भी मूव कराना है. अच्छा तुम लोग बोलो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कहां पे ज्यादा होगी कहां पे कम होगी? वो तो दूर से दिखाई देता है सर. यहां पे अगर इसको ऐसे किया जाए, देखो ऐसे किया जाए तो शायद ही चलेगी. ठीक है ना. आप देखो मैं क्या कहना चाहता हूं. अगर इस पे फोर्स एग्जर्ट किया जाए, फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट किया जाए, शायद ही चलेगी. लेकिन अगर आप इस पे 500 न्यूटन का फोर्स भी एग्जर्ट करोगे, शायद ये नहीं चलेगी. इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ 5 न्यूटन को सस्टेन कर सकती है ये वाली बॉडी. ये पेयर ऑफ सरफेसेस, यहां पे भी सेम पेयर ऑफ सरफेसेस है, यहां पे भी सेम पेयर ऑफ सरफेसेस है. ये वुड है, ये भी वुड है, सपोज ये वुड है, ये भी वुड है, वी सपोज इट. ठीक है ना. तो इसका मतलब नेचर ऑफ मटेरियल सेम है, ये भी ड्राई है, ये भी ड्राई है, तो बाकी सारे पैरामीटर्स सेम है. हमने एक ही पैरामीटर चेंज किया है, इसका मास ज्यादा रखा, इसका मास कम रखा. अब देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहां पे ज्यादा होगी. ये 5 न्यूटन पे चल रहा है, मतलब 5 न्यूटन तक ये, 5 न्यूटन तक ये या 4 न्यूटन तक ये हमारे फोर्स को बैलेंस कर पाता है. लेकिन जब हम 5 लगाते ये बैलेंस नहीं कर पाता, ये कमजोर पड़ जाता है और बॉडी स्लाइड होना स्टार्ट होती है. मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट होती है, क्योंकि लिमिटिंग के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन आती है. स्टैटिक पहले, उसके बाद उसका मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है ना. हमने 5 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट किया, इसने बर्दाश्त 4 ही न्यूटन किया, 5 पे ही चलना स्टार्ट हो गया. अच्छा ऐसे हमने 5 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट किया, बॉडी रेस्ट में है स्टिल, लेकिन जो ही हम 6 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट करते हैं बॉडी चलना स्टार्ट करती है. तो इसकी टेंडेंसी ये है कि मैं 5 न्यूटन तक तो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन 5 से ज्यादा आपने दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. इसका मतलब इसके स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 5 न्यूटन है. लेकिन यहां जब हम 500 न्यूटन भी देते हैं ये चलने को तैयार नहीं है सपोज, और जब हम 501 न्यूटन एग्जर्ट करते हैं तो ये चलना स्टार्ट होती है. मतलब यहां पे बोलता है ये बॉडी 500 न्यूटन तक बर्दाश्त कर सकती है एक्सटर्नल फोर्स को, उसके बाद ये चलना स्टार्ट करेगी. ये 5 न्यूटन एग्जर्ट कर सकती है. इसका मतलब ये है
कि इसका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू 5 न्यूटन है, लेकिन इसका 500 न्यूटन है। हां सर ठीक। इसका मतलब यह है कि यहां पे बोलो क्या हुआ, यहां पे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन का, यहां पे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम है, लेकिन यहां पे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है। लेकिन सर कौन सी चीज वो है जो इसको क्या कर रही है, बोलो, जो इसको डिफर कर रही है, जो इसको अलग बनाती है? वो है मास, वो है मास। लेकिन अगर हम mg देखें, वो इसके साथ बैलेंस हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन और mg आपस में बैलेंस कर रहे हैं, तो n इज इक्वल टू mg, यहां पे भी n इज इक्वल टू n डैश इज इक्वल टू mg डैश। तो क्या हम दूसरे वर्ड्स में ये बोल सकते हैं दैट जो हमारे पास लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ही है, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा नॉर्मल रिएक्शन पे। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा, देखो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, यहां पे कितना नॉर्मल रिएक्शन होगा 100 इंटू जी, अच्छा यहां पे 1 इंटू जी, mg 1 इंटू जी, यहां पे 100 इंटू जी, तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है। अच्छा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू भी ज्यादा है, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कम है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू भी कम है। इसलिए हमने कंक्लूड किया एक इंपॉर्टेंट चीज को, जो हम एक्सपेरिमेंटल देख रहे हैं, दैट जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है Fs, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, वो नॉर्मल रिएक्शन को डिफाइन करेगी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन होगी। अच्छा ये कौन सा फोर्स है सर? ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, हां, लेकिन उसका कौन सा वैल्यू? लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। जो चीज वेरी होगी 0 से लेके कहां तक, बोलो, मैक्सिमम तक, उसका फिक्स्ड वैल्यू हम मैक्सिमम सेट करते हैं। इसका मतलब ये Fs जो मैं लिख रहा हूं, ये बेसिकली लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। मैं इसको बोलता हूं ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, लेकिन ये बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। इसीलिए मैंने लिखा Fs, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जो बेसिकली लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन को डायरेक्टली, ये नॉर्मल रिएक्शन पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। वो मैंने इधर समझाया, जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना आपको एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा चाहिए इस स्टैटिक कंडीशन को ओवरकम करने के लिए, या जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना आपको एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा चाहिए इस बॉडी को मूव कराने के लिए, और जितना कम होगा उतना आपको इस बॉडी को मूव कराने के लिए कम एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। इसलिए हमने कहा Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और हम लिखते हैं Fs इज इक्वल टू, हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट टाइम्स n। इस कांस्टेंट को हम बेसिकली म्यू s से डिनोट करते हैं, और फिर n लिखते हैं। इस म्यू s को हम बताते हैं कि तुम ही हो बेटा क्या, कोफिशिएंट ऑफ, बोलो बोलो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स या कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। एक ही बात है, क्योंकि हम जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे, आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि हम इसका मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इसलिए आप आराम से ये चीज समझ सकते हो दैट जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, वो हमेशा ये इक्वेशन होल्ड करेगा। देखो कौन सी इक्वेशन, Fs जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और मैग्नीट्यूड ऑफ Fs इज इक्वल टू μs टाइम्स n, where μs is called as coefficient of static friction और coefficient of limiting friction। ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा। सिमिलरली सेम चीज फॉलो करता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन भी सेम चीज फॉलो करता है, क्या कि फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जितना नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा उतना काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा होगा। आप समझो, आपके पास छोटी सी 2 स्टोन्स आपके पास है या बॉल्स आपके पास है, ये एक छोटी बॉल है, ये बड़ी बॉल है।
इसका मास बहुत ज्यादा है, इसका मास बहुत कम है, ठीक है ना। तो अगर इसका मास ज्यादा है, अगर आपने इसको चलाया, ठीक है ना, तो इसके जो इंटरलॉकिंग्स है वो फॉर्म होते रहेंगे, वो फॉर्म होते रहेंगे, इसके भी इंटरलॉकिंग्स फॉर्म होते रहेंगे। लेकिन आप एक चीज पाओगे, अगर आप सेम फोर्स से इसको भी चलाओगे, सेम फोर्स से इसको भी चलाओगे, अगर आप सेम फोर्स से इसको भी चलाओगे, सेम फोर्स से इसको भी चलाओगे, तो ये ज्यादा दूर तक जाके रुकेगी, ये जल्दी रुकेगी, है कि नहीं। ये ज्यादा दूर तक जाके रुकेगी, ये जल्दी रुकेगी, मतलब इसकी इंटरलॉकिंग जल्दी फिक्स हो गई, लेकिन इसकी इंटरलॉकिंग जल्दी फिक्स नहीं हुई, मतलब इसका काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, इसका काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कम है। ये समझने के लिए एक्सप्लेनेशन है। इसलिए हमने कहा एफ के काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल डायरेक्शन। आप समझो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपके पास एक बॉडी है, इसका मास 100 kg है, ये वही बॉडी है, इसका मास 1 kg है सपोज, ठीक है ना। आपने इस पे भी 500 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये हिलना स्टार्ट हुई। अगर आप इस पे 500 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो ये बहुत दूर चली जाएगी ना, है कि नहीं। सरफेस पे आप दोनों पे 500 न्यूटन का फोर्स लगाओ, इस 100 kg वाली बॉल पे भी 500 न्यूटन का फोर्स लगाओ, ये स्टार्ट हो जाएगी, चलना स्टार्ट करेगी, आगे चलेगी, रुकेगी, ठीक है। थोड़ा सा आगे चली, थोड़ा सा आगे चली और रुकी। रुकी क्यों? रोका किसने? सर फ्रिक्शनल फोर्स ने रोका। कौन से फ्रिक्शनल फोर्स ने? सर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स ने रोका, क्योंकि बॉडी किस में है? मोशन में। लेकिन अगर आप इसको 500 न्यूटन से चलाओगे, ये तो बहुत दूर तक जाएगी, फिर रुकेगी। इसका मतलब यहां पे सर, हां यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स फिर ज्यादा है, क्योंकि इसको जल्दी रोका गया। लेकिन यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कम है, वो इसको रोक ही नहीं पाता है। इसीलिए हमने यहां पे भी ड्रॉ किया दैट जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है एफ के, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों नॉर्मल रिएक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों की सेम रिलेशन है। देखो एफ के इज इक्वल टू म्यू के टाइम्स एन, फर्क सिर्फ इतना है। ये एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एन है, ये एफ के इज इक्वल टू म्यू के टाइम्स एन है। ये एफ एस क्या है? ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। सर ये तो फिर क्या होगा? ये होगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अरे है कि नहीं? हां सर। सर ये कोफिशिएंट करता क्या है? याद रहे, ये कोफिशिएंट क्या करेगा? ये आपको बताएगा बेसिकली दो सरफेसेस के बीच में कितनी फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर ये कोफिशिएंट ज्यादा है तो आप समझ लेना कि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। अगर ये कोफिशिएंट कम है तो आप समझ लेना कि ये फ्रिक्शनल फोर्स भी कम है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, मैं देखता हूं कि आपको कितना समझ आया। हमारे पास सरफेसेस ये है, ठीक है ना, ये हमारे पास दो सरफेसेस है, ठीक। मैं ऑप्शन 4 लिखता हूं, यहां पे ए, यहां पे बी लिखता हूं, यहां पे सी लिखता हूं, यहां पे डी लिखता हूं। आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है। म्यू एस इज इक्वल टू 0.2, म्यू के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.3, ठीक है। अच्छा, दूसरा लिखता हूं, म्यू एस इज इक्वल टू 0.6, म्यू के इज इक्वल टू 0.3। अच्छा, तीसरा लिखता हूं, म्यू एस इज इक्वल टू 0.2, म्यू के इज इक्वल टू 0.6। हाँ। अच्छा, चौथा लिखता हूं, म्यू एस इज इक्वल टू 0.3 एंड म्यू के इज इक्वल टू 0.6। आप परेशान हो गए, ये क्या कहा सर? बोलो इन स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इन रिलेशंस में कौन सी रिलेशन सही में लिखी गई है? वीडियो को पास करो और सोचो, क्या ए, बी, सी और डी में कौन सी रिलेशन सही है और बाकी कौन कौन से गलत है और क्यों? सोचो, सोच लिया? देखो, हमने अभी कहा कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता है और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है, याद है? हाँ सर, हमें तो याद है। देखो, अगर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कम है, तब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को 0.2 बनाया है, क्योंकि यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स
कम होगा और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि कोफिशिएंट यहां पे कम है, यहां पे कोफिशिएंट ज्यादा है। सर ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये वाला सही होगा। देखो म्यू एस ज्यादा, म्यू के कम। तो मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, ये म्यू एस और म्यू के आपको क्या देगा, ये बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन देगा किस बारे में, दैट दो सरफेसेस के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। उसी के लिए हमने कोफिशिएंट्स डिफाइन किए, ठीक है ना। अब देखो हमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसे मिलता है, देखो हमें क्या मिलता है, हम पहले एक दो क्वेश्चन देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन पे, उसके बाद स्टैटिक पे जाएंगे, क्योंकि स्टैटिक में हमें अलग किस्म के क्वेश्चन दिए जाते हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन में हमें अलग किस्म के क्वेश्चन दिए जाते हैं। हम पहले काइनेटिक फ्रिक्शन पे जाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स पे जाएंगे। देखो हमें क्या बताया गया, हमें बताया गया कि हमारे पास एक बॉडी है और इसका मास फॉर एग्जांपल 4 kg है, ठीक है ना, हम काइनेटिक पे हैं। इसका मतलब हमें म्यू एस दिया होगा कि म्यू के। दो सरफेस के बीच में जो हमने ली है उनका म्यू के दिया हुआ है 0.2 और हमने इस पे एक्सर्ट किया है 10 न्यूटन फोर्स, कुछ भी यार आप कुछ भी बना सकते हो, हमने 10 न्यूटन फोर्स ऐसे एक्सर्ट किया है। सबसे आसान सवाल हमें पूछा गया फाइंड क्या ए, क्या पूछा गया, फाइंड एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, बी फाइंड ए मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है। हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक हम कैलकुलेट करेंगे एफ के को और दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन को। अच्छा एफ के आपको याद है, हमने अभी रिलेशन बनाई थी, हमने अभी रिलेशन बनाई सर, सोल्यूशन में लिखेंगे एफ के कैलकुलेशन के लिए। हम जानते हैं सर एफ के जो है वो म्यू के टाइम्स एन होता है। क्या म्यू के दिया हुआ है, हाँ सर, कितना 0.2 चाहिए, क्या एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। जरा इसका एफबीडी बनाओ, म्यू के 0.2 है, हम एफबीडी बनाएंगे, नीचे की तरफ एमजी लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, लेकिन एमजी कितना होगा सर, 4 टाइम्स जी होगा, क्योंकि एम 4 है, 4 किलो है, जी हमने 10 लिया तो हम 40 इसको मान के चलेंगे, 40 न्यूटन, ठीक है ना। ये तो अगर एन और एमजी आपस में बैलेंस हो रहे हैं, इसका मतलब एन का वैल्यू कितना है, 40। चलो ओके, इंप्लाइज एफ के हमें मिल सकता है म्यू के मल्टीप्लाइड बाई 40। अच्छा म्यू की वैल्यू देंगे कितना, 0.2, ये देखो 0.2 इंटू 40, तो कितना होगा फ्रिक्शनल फोर्स, देखो ये होगा 8 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स होगा, 40 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 कितना होगा, अरे 8 होगा, ये 8 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स होगा। उसकी डायरेक्शन आपको पता है, हाँ सर, उसकी डायरेक्शन यहां से होती है सर, टेंजेंट टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। सर ये फ्रिक्शनल फोर्स है। अब हमें चाहिए क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितनी होगी सर, एक्सेलरेशन तो बहुत आसान है, ये एन इसके साथ बैलेंस तो ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, इनको हम नहीं लेंगे एफबीडी में, इनको एफबीडी में नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि सर ये वाला इस वाले के साथ बैलेंस हो रहा है, मतलब ये वाला इस वाले के साथ कैंसल हो जाएगा। बॉडी आगे की तरफ चल रही है तो ये वाला फोर्स पॉजिटिव होगा, ये अपोजिट वाला फोर्स नेगेटिव होगा, और किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। इससे पहले हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, तो बी पार्ट में इसका कैलकुलेट करूंगा, एक्सेलरेशन का पार्ट। नेट फोर्स कितना होगा, 10 पॉजिटिव, बोलो माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ इज इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। हम जानते हैं इसको, जिसको नहीं पता वो पहले पीछे वाले वीडियोस देखे। एफ के को हमने 8 निकाला है, मास हमारे पास 4 है, ए हमें चाहिए, तो 10 में से 8 तो 2, तो 2 डिवाइड बाई 4 हो गया 1/2, 2 ये 4 डिवाइड हो गया तो ए मिलेगा 1/2, वो हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये एक्सेलरेशन मिली, ठीक है। इसी तरह से आपको इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, सेम बाकी सारे पैरामीटर्स सेम है, लेकिन मैंने फोर्स की डायरेक्शन को चेंज किया और मैंने फोर्स को इधर से लगाया।
कितने डिग्री पे सर? 45 डिग्रीज पे यही फोर्स लग रहा है। चलो 10 नहीं, कुछ और लेंगे, क्योंकि हमें इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं। हम लेंगे, चलो 5√2 लेंगे, कुछ ऐसे। ये 5√2 हमारे पास फोर्स है। अब देखो बेटा, अब क्या होगा? हमें फिर से पूछा गया व्हाट इज एफ के, एफ के कितना होगा, ठीक है ना? और हमें पूछा गया व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी होगी। ये नीचे की तरफ 4G लगेगा, हाँ 4G लगने वाला है। अब देखो सॉल्यूशन में हमें पूछा क्या गया, फाइंड एफ के, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा एंड एक्सेलरेशन, और आपको एक्सेलरेशन बतानी है कितनी होगी, ठीक है? अरे आसान सा क्वेश्चन है ये। अब देखो इस 5√2 को इस N4G और FK के साथ मिलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इधर से है, ये वाला वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये भी वर्टिकल डायरेक्शन में है नीचे की तरफ, ये वाला हॉरिजॉन्टल में है, ये ना तो ऊपर की तरफ है ना नीचे की तरफ है। ये ना तो वर्टिकल में है और ना ही हॉरिजॉन्टल में है। अगर ये वर्टिकल में होगा तो हम इसको इसके साथ मिला सकते हैं, अगर ये हॉरिजॉन्टल में होता तो हम इसके साथ मिला सकते थे। इसलिए हमने क्या कहा, हमने कहा हम वेक्टर्स का, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का रूल यूज करेंगे। हम इसका एक कंपोनेंट इधर से निकालेंगे, अरे है कि नहीं? हाँ सर, हम इधर से एक कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक, और हम इधर से और एक कंपोनेंट निकालेंगे। ये देखो हमने दोनों कंपोनेंट्स निकाले, ये देखो ये हमने दो कंपोनेंट्स निकाले, और आपको याद होगा ये वाला कंपोनेंट कॉस होगा, ये साइन होगा। अच्छा ये किसका कॉस होगा? सर जिसका आपने कंपोनेंट निकाले। हमने किसके कंपोनेंट निकाले बेटा? 5√2 के। तो ये 5√2 का कॉस थीटा होगा, थीटा मतलब 45 डिग्री। आई होप दैट आपको ये सिंपल कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। और इसी का मैंने और एक यहां से निकाला 5√2 साइन ऑफ थीटा, थीटा 45 डिग्री है। अरे समझ आया कि नहीं? हाँ सर, क्योंकि अब देखो ये 5√2 का क्या हुआ, इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल में आ गया जिसको मैं इसके साथ मिला सकता हूं, एक हॉरिजॉन्टल में आ गया जिसको मैं इसके साथ मिला सकता हूं, इसीलिए हमने इसको रेजोल्यूशन की, ठीक। अब देखो, अब हम निकालना क्या है सर? एफ के निकालना है। एफ के लिए क्या चाहिए? देखो एफ के लिए क्या चाहिए? सोल्यूशन। हम जानते हैं कि एफ के जो है वो होता है म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। हमें नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, म्यू हमें पता है, म्यू के 0.2 है, म्यू के 0.2 है। अगर हमें एन मिला, नॉर्मल रिएक्शन मिली, तो हमें आंसर मिलेगा, ठीक। चलो तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम? देखो ये वाला ऊपर की तरफ, तो ये वाला ऊपर की तरफ, ये वाला नीचे की तरफ। ये ब्लॉक ना ऊपर की तरफ जा रहा है और ना नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये दोनों फोर्सेस और ये फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि ब्लॉक ना ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये ऊपर लगने वाले फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है कि नहीं? कौन कौन? n और 5√2 साइन 45 सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एड अप हो जाएंगे। अरे है कि नहीं? सो n प्लस, बोलो बोलो, n प्लस 5√2 साइन 45 मस्ट बी इक्वल 4G, है कि नहीं? ये दोनों ऊपर की तरफ तो एड अप हो जाएंगे, ये इसके बराबर होने चाहिए क्योंकि बैलेंस करना है इनको। तो हमें कुछ ऐसे चाहिए। नाउ n के साथ 5√2 साइन 45 मिलेगा, अरे है कि नहीं? हाँ सर, ये मिलेगा इसके साथ। और ये बैलेंस किसको करेंगे सर? ये 4G को बैलेंस करेंगे, कुछ ऐसा, ठीक। अब सर साइन 45 कितना होता है? साइन 45 होता है √3/2 के बराबर शायद। साइन 45 ये हो गया 0, उसके बाद हो गया 1/2, उसके बाद हो गया, नहीं उसके बाद क्या हो गया? 1/2, ये 1/2 के बराबर होगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे n प्लस 5√2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4G। ये √2 और ये √2 बेटा कैंसल हो गया, तो n जो मिलेगा वो 4G, ये +5 उधर चला जाएगा तो -5 मिलेगा,
n इज इक्वल टू 4 अपनी जगह पे, g के बदले 10 माइनस है 5, तो n मिलेगा 40 माइनस 5 हो गया 35, तो नॉर्मल रिएक्शन 35 मिली। ठीक है, 35 न्यूटन हमें नॉर्मल रिएक्शन मिली, 35 न्यूटन हमें नॉर्मल रिएक्शन मिली। नॉर्मल रिएक्शन मिली तो हम एफ के निकालेंगे। देयरफॉर एफ के काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मिलेगा म्यू के की वैल्यू कितनी 0.2 मल्टीप्लाइड में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी 35। ठीक है, तो एफ के मिलेगा कितना, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10 तो 70 बाई 10 0.7 मिलेगा। ठीक है, ये 0.7 न्यूटन एफ के मिला, खत्म हो गया। अब सर आसान है, एक्सेलरेशन निकालना आसान है। देखो ये ऊपर वाले दो और ये नीचे वाला बैलेंस आपस में, इनको कुछ नहीं करना है। नेट फोर्स लगने वाला कितना है, बॉडी आगे चलेगी तो 5√2 cos 45 पॉजिटिव होगा, एफ के नेगेटिव होगा, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। ये आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोस में किए हुए हैं। ठीक है ना, जिसको नहीं पता वो पहले प्लीज वो वीडियो देख ले, उसके बाद इस वीडियो पे आ जाए, अदरवाइज आप कुछ समझने वाले नहीं हैं। देखो ये n और 5√2 sin 45 4g के साथ बैलेंस हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इनको खत्म कर दो। देखो ये खत्म हो गया। अच्छा ये वाला भी खत्म हो गया, क्योंकि इसके बदले में वो दोनों आ गए थे। कौन कौन, ये और ये। अब ये बॉडी आगे की तरफ चलने वाली है, क्योंकि फोर्स उधर ही लग रहा है, तो ये बॉडी आगे की तरफ चलेगी तो ये पॉजिटिव फोर्स होगा, ये नेगेटिव फोर्स होगा। तो लिखा जाएगा 5√2 cos of 45 माइनस क्या होगा एफ के, किसके बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। हमें ए चाहिए, 5√2 cos 45 भी 1/√2 के बराबर होता है, क्योंकि 45 पे दोनों सेम होते हैं, cos भी और sin भी, माइनस एफ के इज इक्वल टू मास कितना है 4, एक्सेलरेशन हम निकालने वाले हैं। ठीक है ना, ये √2 कैंसिल हो जाएगा तो 5 माइनस एफ के कितना है 0.7 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए, हमें ए चाहिए, तो 5 ये कितना होगा 4.3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू 4.3 डिवाइडेड बाई 4। इसको कैलकुलेट करो तो आपको ए मिलेगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट था। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं, उसमें हम काइनेटिक फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स देखेंगे और स्टैटिक फ्रिक्शन के कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और उसमें हम लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ेंगे और एंगल ऑफ रिपोज पढ़ेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, वो क्या होते हैं। थैंक यू।